एप्पल को हर साइड से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि अलग अलग देशों की रेगुलेटरी बॉडीज उन पे केस करे जा रही हैं। आईफोन की सेल्स वर्ल्ड वाइड काफी डाउन चल रही है और एप्पल का सेकंड लार्जेस्ट आईफोन मार्केट चाइना, वो भी उनका कुछ खास साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ हुआवे ने फिर से अपनी डोमिनेंस दिखानी शुरू कर दी है। उसके बाद इनके खुद के घर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी गवर्नमेंट ने इनको सू कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि एप्पल अपने इकोसिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर रहा है कि लोग बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे इजीली स्विच नहीं कर सकते। और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकल के आ रहा है कि अब इन्हें एक बजट आईफोन चाहिए। आई नो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन यही तो प्रूव करना है। तो आओ फिर चाइना वाले एंगल से शुरू करते हैं। तो चाइना में आईफोन की शिपमेंट्स इस साल के पहले क्वार्टर से गिर ही रही हैं। जैसे कि दिसंबर 2023 में 30% से सेल्स डाउन थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जनवरी में भी 39% और फरवरी में भी 39% का डिक्लाइन आया है। और एनालिस्ट्स का कहना है कि ये ट्रेंड थ्रू आउट 2024 कंटिन्यू रहेगा। अब मार्केट शेयर में भी ये चीज रिफ्लेक्ट होती है, जैसे अभी एप्पल के पास चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट का 15.7% शेयर है और अभी ये 4th पोजीशन पे है, जबकि एक साल पहले ये शेयर 19% पे था और इनकी पोजीशन सेकंड हुआ करती थी। एप्पल ने सेल्स को बढ़ाने के लिए काफी भारी डिस्काउंट्स भी ऑफर किए, जैसे कि कुछ स्टोर्स में तो 1300 युआन यानी कि $180 तक के डिस्काउंट्स ऑफर हुए हैं। लेकिन आखिर उनको ये सब करना क्यों पड़ रहा है? देखो, इसके पीछे 2-4 रीजंस हैं। पहला, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज अपने एम्प्लॉइज से कह रही थी कि ऑफिसेज में फॉरेन डिवाइसेस यूज मत करो। और फिर फॉरेन डिवाइस यूसेज को और ज्यादा लिमिट करने के लिए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन को और भी एजेंसीज और स्टेट ओन्ड कंपनीज तक एक्सपेंड कर दिया। और चाइना में ये बात तो काफी सालों से चल रही थी कि वो अमेरिकन टेक पे कम से कम रिलाई करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट ईयर इस चीज को सबसे ज्यादा पुश मिला है। और अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑर्डर है कि आप सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के डिवाइसेस ही यूज कर सकते हो, आईफोन तो फिर उसमें यूज नहीं कर सकते। तो अब अगर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक साथ आईफोन का यूसेज बंद होगा तो हिट तो आना ही है। दूसरा रीजन है कि एप्पल को चाइना के होम ग्रोन ब्रांड से कुछ ज्यादा ही कंपटीशन मिल रहा है, जैसे कि हुआवे की मेट सीरीज और प्यूरा सीरीज ने काफी सारे कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब की है। और इसी इंटरेस्ट की वजह से हुआवे ने 2024 के पहले 6 हफ्तों में 64% का सेल्स राइज देखा है, जबकि एप्पल ने 24% का सेल्स डिक्लाइन देखा है। और अब हुआवे चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में सेकंड पोजीशन पे आ गया है और एप्पल सेकंड से 4th पे आ गया है। और जब एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज लॉन्च की थी, उसके 1 महीने बाद हुआवे ने मेट 60 सीरीज निकाल दी। और चाइना में क्योंकि पेट्रियोटिज्म का भी थोड़ा है, तो लोग हुआवे की तरफ थोड़ा ज्यादा अलाइन हुए, एंड क्योंकि उसमें चाइनीज बेस्ड चिप भी लगी हुई है तो वो एक और पॉजिटिव है। और ये तो कंपटीशन वाले फैक्टर्स हैं। चाइना में तो इन जनरल फोन्स की डिमांड ही लो हो रखी है। ओवरऑल चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट 2024 के पहले 6 हफ्तों में 7% से श्रिंक कर गया, जिसकी वजह से एप्पल, ओप्पो, वीवो सभी को डबल डिजिट का डिक्लाइन देखना पड़ा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आईफोन से बाकी चाइनीज फोन्स पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बोला कि अभी लोग फोन स्विच ही नहीं कर रहे, तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि एप्पल को नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अब क्योंकि लोग फोन इतने ज्यादा स्विच नहीं कर रहे और ना ही एप्पल हर साल इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स दे रहा है, इसीलिए तो ये लोग अपने सर्विसेज मॉडल पे इतना रिलाई करते हैं कि ठीक है, जो भी कस्टमर अपने पुराने आईफोन से खुश है उससे हम सर्विसेज के थ्रू पैसा निकाल लेते हैं। पर ये स्ट्रेटजी भी अभी अपनी लिमिट्स पे आ गई है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। पर उस कहानी पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जिससे आप महीने में 2 बार जोमेटो से अप टू 40% डिस्काउंट ले सकते हैं। मिंत्रा पर हमेशा 10% ऑफ मिलेगा और अमेजॉन पे से बिल पे करते टाइम 5% ऑफ मिलता है। ब्लिंकिट पर 10% ऑफ और बुक माई शो पर भी 10% ऑफ मिलता है। और हर 200 रुपीज के स्पेंड पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। और कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप कोई भी बिल पेमेंट करते हो तो आपको 300 तक का 100% कैशबैक मिलता है। ये एक्सिस के कैटलॉग में इकलौता कार्ड है जो कुछ टाइम तक ही लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो अगर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों पे कुछ कैशबैक चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कार्ड अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो एप्पल का सर्विसेज बिजनेस खतरे में क्यों है, इस चीज को समझने के लिए हम कहानी के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखो, एप्पल के पास अपनी सर्विसेज है, जैसे कि iCloud, एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक वगैरह वगैरह, और इससे वो काफी अच्छे पैसे कमाता है। आईफोन के बाद एप्पल सबसे ज्यादा रेवेन्यू सर्विसेज बिजनेस से ही बनाता है। एप्पल के सर्विसेज बिजनेस ने उन्हें लास्ट फिस्कल ईयर में $85.2 बिलियन का रेवेन्यू बना के दिया था। तो अब देखो, 2023 में जनरल प्रोडक्ट्स में एप्पल का ग्रॉस मार्जिन 36.5% था, लेकिन सर्विसेज में इनका ग्रॉस मार्जिन 70.8% था। यानी कि ऑब्वियसली बात है, सर्विसेज वाला पार्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन एप्पल के इस सर्विसेज बिजनेस में एक बहुत बड़ी पेमेंट गूगल के थ्रू आती है। जैसे कि लास्ट ईयर गूगल ने एप्पल को $19 बिलियन दिए थे, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एप्पल गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन रखे। और ये एप्पल के लिए प्योर
श्योर प्रॉफिट में काउंट होता है। 100% प्रॉफिट है ये, क्योंकि गूगल बस इन्हें इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि आईफोन्स हर जगह है। तो ये इतनी बड़ी पेमेंट एप्पल के सर्विसेज के रेवेन्यू को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अब ये पेमेंट बंद हो सकती है। ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो 2023 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल को सू किया था, क्योंकि डीओजे के हिसाब से गूगल जो ये डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करवाने के लिए पैसे देता फिर रहा है, ये उनके हिसाब से एंटी कंपेटिटिव है, क्योंकि ऐसे तो बाकी सर्च इंजन्स को कंपैरेटिवली बहुत ही कम चांस मिलेगा। अगर यूजर खुद डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज करेगा तब तो ठीक है, वरना गूगल ही चलता रहेगा। तो अब एक्सपेक्टेड है कि इस केस का रिजल्ट हमें इस साल के एंड से पहले मिल जाएगा, और अगर फैसला गूगल के अगेंस्ट गया तो एप्पल की ये इतनी बड़ी पेमेंट रुक जाएगी। और इस टाइम जो कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को ग्रो करना चाह रही है उसके लिए ये बहुत बड़ा हिट होगा। तो सर्विसेज वाला बिजनेस भी एक थिन लाइन पे चल रहा है। अगर डिसीजन गूगल के अगेंस्ट आया तो ये गए। और ये तो डीओजे ने इनडायरेक्टली गूगल का यूज करके एप्पल पे प्रेशर डाला है। अब डायरेक्टली वाला भी देख लेते हैं। तो कुछ दिन पहले डीओजे ने एप्पल के अगेंस्ट भी केस फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि तुम लोगों को अपने इकोसिस्टम में लॉक कर लेते हो ताकि तुम लोग अपनी मोनोपोली बना सको। स्पेसिफिकली डीओजे का कहना था कि एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस को इंपोज करता है, जिससे कि कस्टमर किसी और कंपनी के फोन पे स्विच नहीं कर पाता। इस पे MKBHD ने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी विच एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मैं आपको वही चीज सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आपने देखा हो तो एयरपोर्ट्स एंड्रॉइड्स के साथ उतनी अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं देते जितना वो आईफोन्स के साथ देते हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप आईफोन ही लो और दोनों को साथ में यूज करो। सेम गोज विद एप्पल वॉच। एंड्रॉइड और एप्पल वॉच का आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उस घड़ी को ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ उनके फोन के साथ में ही सही से चले। और यही सेम चीज iMessage के साथ भी थी, क्योंकि उसमें RCS का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि कंपनी अब ये भी चाहती है कि आप बात भी आईफोन यूजर के साथ ही करो। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और इसीलिए यूएस भी इस चीज के खिलाफ हो गया कि भाई अब तुम ये क्या कर रहे हो, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अभी ये लीगल बैटल पता नहीं कितने साल चलेगा और कब जाके बदलाव आएंगे। पर एक चीज जरूर है, जब इतनी साइड से हमले हो रहे हो तो आप कहां से बचोगे? आपको कुछ ना कुछ तो सुधारना पड़ेगा। इसी सुधार के चक्कर में ही तो ये लोग इस साल आईफोन्स में RCS सपोर्ट लेके आ रहे हैं। आईफोन में टाइप C दे दिया, EU में साइड लोडिंग अलाउ कर दी, तो चीजें अब बदल रही हैं। बट प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म थोड़ी ना होती है। एप्पल वॉच के साथ भी रिसेंटली एक बड़ी दिक्कत हुई है। एप्पल को वॉच के वो वाले वर्जन बेचने बंद करने पड़ेंगे जिनमें ब्लड ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि कुछ तो पेटेंट से रिलेटेड इशू आ गया है। और जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तब तक इन्हें वॉचेस में ब्लड ऑक्सीजन सेंसर को बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक चलो फिर भी ठीक था, लेकिन इस ब्लड ऑक्सीजन सेंसर वाले टेक को यूज करके एप्पल नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा था। अब उन्हें इस पे भी रोक लगानी पड़ेगी। यूएस का एंगल तो आते जाते रहता है, लेकिन एप्पल को एक्चुअल अकल तो EU से ही आती है। अब हम EU वाला एंगल समझते हैं। तो EU ने अपना एक डिजिटल मार्केट्स एक्ट पास किया है। इसमें क्या है कि कस्टमर्स अब ऐप स्टोर के बाहर से भी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, और यूजर्स को ये भी फ्रीडम है कि वो अब अपने ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। अब एप्पल का ऐप स्टोर उनके सर्विसेज रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पिलर है, लेकिन EU को इनके ऐप स्टोर से भी दिक्कत है। पहले इन्होंने साइड लोडिंग अलाउ करवा दी, अब ये कह रहे हैं कि एप्पल ऐप डेवलपर्स को ऐप स्टोर के बाहर ऑफर्स नहीं देने देता, क्योंकि अगर ऑफर्स ऐप स्टोर के बाहर रहेंगे तो पेमेंट एप्पल के थ्रू नहीं जाएगी, और अगर पेमेंट एप्पल के थ्रू नहीं जाएगी तो इनका कमीशन चला जाएगा। चलो यहाँ तक एक बार को कह देते हैं कि फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद EU ने इन पे $2 बिलियन का फाइन लगा दिया, क्योंकि हुआ यूं कि जो भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज थी वो चाहती थी कि वो लोगों को सस्ते में अपना सब्सक्रिप्शन बेच सके, और इसके लिए वो ऐप स्टोर के बाहर एड्स चलाना चाह रहे थे। लेकिन एप्पल ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के उन्हें ये चीज करने नहीं दी, क्योंकि अगर लोगों ने बाहर से सब्सक्राइब किया तो एप्पल का 30% खराब हो जाएगा। EU की एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि एप्पल की वजह से बहुत से iOS यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे पे करते हैं, क्योंकि एप्पल डेवलपर्स से बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये फीस कंपनी अपने एंड से तो देगी नहीं, तो ये फीस कस्टमर को पे करनी पड़ती है, और EU इस चीज को इलीगल कंसिडर करता है। और आपको पता होगा कि ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग वाली दिक्कत किस प्लेटफॉर्म ने शुरू की थी? इट वाज Spotify। और 2015 से लेके अब तक Spotify की EU के साथ 65 मीटिंग्स हो चुकी है रिगार्डिंग दिस ओनली टॉपिक, और अब जब उन्होंने एक प्रॉपर केस बना लिया है तो उन्होंने एप्पल को पकड़ लिया। आई डोंट नो क्यों, बट इट फील्स लाइक कि इसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व्ड है। चलो ये सारी दिक्कतें हो गई, ठीक है, लेकिन आईफोन को जो चारों तरफ से घेर रखा है उसकी वजह से एप्पल का फोन नहीं बिक रहा, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए इन्हें जल्दी ही कुछ चाहिए। अब इन्हें कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी तो मिल नहीं रही, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने एप्पल कार के प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया, और विजन प्रो को अभी मेन स्ट्रीम होने में टाइम लगेगा, और प्रॉफिट्स निकालने में तो इसे कुछ और जनरेशंस लगेंगी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि एक नया ब्रांड न्यू बजट आईफोन डेवलप करते हैं। अब आप बोलोगे इनकी ब्रांड वैल्यू खराब हो जाएगी, इन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ और भी कर सकते हैं, एंड आई वुड से
आप ठीक कह रहे हो, आपकी बात में दम है। लेकिन अगर इस आईफोन को मेन स्ट्रीम मार्केट्स में ना बेच के इसे वहां बेचे जहां लोग महंगे वालों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बात बन सकती है। क्योंकि अभी दुनिया में बहुत ज्यादा बिलियन लोग पड़े हैं जिनके पास आईफोन नहीं है। अब आप बोलोगे कि आईफोन ऐसी है तो सही, लेकिन हम दोनों को पता है कि वो एप्पल ने सिर्फ बनाने के लिए बनाया था। क्योंकि आईफोन 8 की बॉडी को कोई 2024 में क्यों ही लेगा। बट अगर एप्पल ऐसा कुछ बनाने की सोचता है तो उसे अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। उन्हें प्रॉफिट मार्जिन्स को थोड़ा भूल के रेवेन्यू और ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। और मेरे ओपिनियन में ब्रांड वैल्यू पे इससे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मार्केट्स में तो हमें वो दिखेगा नहीं, ना वो यूएस में दिख रहा, ना वो इंडिया में, चाइना में, कहीं नहीं दिख रहा। तो अगर लोगों को वो चीज दिखेगी नहीं तो लॉन्च के 2-3 महीने के अंदर अंदर लोग भूल जाएंगे। बट मैं आपके साथ मिल सकता हूँ, आई ऑल्सो थिंक कि एप्पल ऐसा नहीं करेगा, ये जस्ट एक प्रपोज्ड प्लान है। बट आईफोन 16 के साथ जो ये करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। आप पूरी स्टोरी यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।